हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार विद मिशन अकाउंटेंसी विद अमित सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीईटी अकाउंटेंट का जो पेपर है, एक क्लास हमने पहले भी की थी। उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम कवर करेंगे। तो ये आज हमारी सेकंड क्लास है। तो इसमें एक और एक्ट है, कंपनी एक्ट का पूरा पोर्शन है जो सीएस का है। तो आज हम उसका कुछ बेसिक पोर्शन कवर करेंगे इस वीडियो में। और पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो इसलिए हम ये सेकंड वीडियो डाल रहे हैं आपको। और प्लीज़, आप लोगों के व्यू ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन और लाइक या कमेंट नहीं है। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट विद अस, हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। और कोई किसी प्रकार की क्यूरी है तो वो कमेंट में भेजिए। तो लेट्स स्टार्ट कंपनी एक्ट 2013। तो सबसे पहले देखो भाई, कंपनी एक्ट। इससे पहले कंपनी एक्ट था 1956। क्या था? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कंपनी एक्ट 2013 किसको रिपील करके आया है, किसके बाद या किसकी जगह ली है इसने 1956 की। ठीक है। अब 2013 में ये एक्ट आया, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? कंपनी क्या है, उसकी फीचर, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर का कुछ पोर्शन, एमओए, एओए, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो ये सब कवर करेंगे। सबसे पहला कंपनी। तो कंपनी को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? तो इसका एक क्वेश्चन यहां से आया था, पीजीटी कॉमर्स एस्टेट में। इसमें एस्टेट में एक क्वेश्चन आया था कि उसमें दे रखा था कि कैसे डिफाइन किया हुआ है इसको, यानी ये पूरी डेफिनेशन आई है इसकी। देखो भाई, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट। यहां देखो, सबसे पहले तो एक कंपनी सभी कंपनियों पर लागू होगा, और जो स्पेशल एक्ट के तहत कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उन पे उनका एक्ट लागू हो। कहाँ तक? जहां तक उनका एक्ट लागू है वहां तक। उसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट है, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट में प्रीवियस कंपनी लॉ, उस पर अप्लाई होगा। ये एक्ट किस पे लागू होगा? कंपनियों पे जो पिछले कंपनी एक्ट यानी 1956 में रजिस्टर्ड हुई हो, या इसमें रजिस्टर्ड हुई हो, या उससे पहले रजिस्टर्ड हुई हो। तो ये कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी को बाहर रखा गया है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा। कहां पर? जब इनकंसिस्टेंट हो, मतलब वो एक्ट उस एरिया को कवर ना करता हो। तो इंश्योरेंस के लिए क्या है? IRD एक्ट, IRDA एक्ट, ये है। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इंश्योरेंस को कवर करता है। बैंकिंग के लिए बैंक पे बैंकिंग एक्ट लगेगा। जहां तक ये कवर कर रहा है वो ठीक है। उसके बाद कंपनी एक्ट लगेगा। इनकंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, अब बैंकिंग एक्ट 1949 में आया था, ये 1949 में। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वहाँ बिजली कानून नियम 2003 में आया था, ये लगेगा इस पे। और जहाँ एरिया ये कवर ना करेगा, इनकंसिस्टेंट है, तो कंपनी एक्ट 2013 इसके अंदर कंप्लाई करेगा। और गवर्नमेंट ने जो भी स्पेशल एक्ट के तहत लागू किए हैं वो सारे इसको कवर करेंगे। अब मीनिंग देखो, इस डेफिनेशन में से,
यानी इसमें से एक क्वेश्चन पीजीटी कॉमर्स के अंदर एस्टेट के पेपर में आया था कि चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल है, अदृश्य है, एग्जिस्टेंस में है कंपनी कानून के हिसाब से ऑफ लॉ। फिर हैने प्रोफेसर हैने ने भी बताया कुछ कि ये एक एसोसिएशन है। क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो इनमें से ये तीनों दे देगा और इस तीनों की मान लिया ये पूरी लाइन दे दी तो वो पूछेगा कि किसकी है, हैने की है, प्रोफेसर इसकी है या कंपनी एक्ट की है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब डेफिनेशन 220 के अंदर ये सेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब कंपनी क्या है? कंपनी डेफिनेशन ऐसी होती है लॉ की कि कंपनी इज ए कंपनी, यानी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब इस कानून के अंदर जो इनकॉर्पोरेट की गई या पिछले कानून के तहत या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इसके तहत या पिछले के तहत अगर इनकॉर्पोरेटेड की गई है तो वो इसमें उसको कंपनी कहा जाएगा। ओके। तो ये फीचर आ गई इसकी। ये कह रहा कि फीचर बताइए। सेपरेट यानी मैनेजमेंट अलग है, मालिक अलग है और कंपनी अलग है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस की मैनेजमेंट अलग है और मालिक अलग है, जैसे मुकेश अंबानी। तो ये मालिक अलग है, तो सेपरेट एंटिटी, इसका अलग से एक गवर्नमेंट की नज़रों में क्या है? कंपनी एक मेंबर है, एक पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है? ये लगातार निरंतर चलती रहेगी, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। मान लिया कोई मेंबर मर गया, जैसे धीरू भाई अंबानी मरने के बाद मुकेश अंबानी, रिलायंस तो बंद नहीं हुई, वो तो चलती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है जिस मेंबर ने कंपनी के जितने शेयर किए खरीदे हैं वहां तक उसकी लायबिलिटी है, यानी अनपेड अमाउंट तक। मान लिया मैंने 10,000 के शेयर खरीदे और 10,000 में से मैंने 5,000 पे कर दिए और 5,000 नहीं किए, तो वो 5,000 नहीं किए वहां तक मेरी लायबिलिटी होगी अगर कंपनी डूबती है तो। फिर ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? कानून की नज़रों में है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, आदमी की तरह इसको काउंट करेंगे। तो ये हो गया सेपरेट एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन भी हो गया कि चलती रहेगी, मेंबर आने जाने या मरने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बम भी कंपनी को नहीं मार सकते, अगर कंपनी पे बम गिर जाए तो एसेट्स खत्म हो सकती है, लेकिन वो उसका कानून में वो चलती रहेगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी और आर्टिफिशियल पर्सन ये हमने कर लिया। अब ये कॉमन सील, अब देखो ये भी एक विशेषता थी इसकी पहले, लेकिन 2015 में इसका एक सेक्शन 9 है जो बताता है करेक्टर और कंपनी कि उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाए तो उसके बाद क्या क्या है। तो उसमें कहा कि कॉमन सील ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ये ओमिट हो गया है। टू द वर्ड ऑफ कॉमन सील मीन सेक्शन 9 प्रोवाइड अल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइज कंपनी ऑप्ट है कॉमन सील और रेशनल अमेंडमेंट कॉमन सील एज बिन रियलाइज मेडिवल टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2015 के बाद ये ऑप्शनल हो गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कॉर्पोरेट वेल, अब देखो भाई कॉर्पोरेट वेल देखो क्या होता है। जैसे ये बंदे हैं, ये बंदे काम कर रहे हैं इस कंपनी में, तो ये बंदे इस कंपनी में काम कर रहे हैं और ये पढ़ता है, ये पर्दा ही वेल कहलाता है। देखो ये पर्दा, यानी इनके ऊपर ऐसे ऐसे और ऐसे ये कंपनी होगी, यानी ये जो ओवरव्यू है, विवरण पहनाया हुआ है कानून का, तो इसको बोलेंगे वेल। ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी है, ठीक है, यानी शेयर होल्डर मतलब मेंबर। तो कॉर्पोरेट का वेल का पता चल गया क्या है कि ये वेल ही इसको अलग बनाता है, वरना कंपनी और मेंबर सेम होते। ये जो वेल है ये आर्टिफिशियल है। ओके। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग का मतलब क्या है? लोग कहते हैं मान लिया इन्होंने फ्रॉड कर दिया,
फ्रॉड कर दिया और कहा कि हमने तो कहा किया ही नहीं, कंपनी के नाम से लोन लिया था, हम क्यों पे करें, कंपनी पे करेगी, और पैसे को ये सारा हजम कर गए। तो गवर्नमेंट कहती है कोई भी ऐसा इलीगल या काम करोगे या कोई ऐसा काम करोगे जिससे नुकसान हो रहा है तो कंपनी का ये वेल अपने आप फट जाएगा, यानी हट जाएगा। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी इस पर्दे को उठा लिया जाएगा और मेंबर और कंपनी को एक ही माना जाएगा। किसके लिए? करेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब ये पता करने के लिए, जैसे सहारा है, सहारा का जो डायरेक्टर है वो लायबल माना गया है, न कि सहारा कंपनी। अवॉइड ऑब्लिगेशन मतलब क्या है कि अपने उससे नहीं बच सकते। अब देखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये मेन 5 पॉइंट है। पहला, कब कब उठाया जाएगा ये? किसी मान लिया देश में, जैसे यूक्रेन और रसिया के साथ आपस में युद्ध, अगर यूक्रेन की कंपनी रसिया में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वहां से, या मान लिया यूक्रेन की कंपनी रसिया से अब कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, यूक्रेन की कंपनी रसिया से अब कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये शत्रुता के साथ क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें और उस कंपनी में कोई फर्क नहीं, हम तुम्हें ही लायबल मानेंगे, कंपनी का कोई मैटर नहीं है, हम कंपनी को कहाँ पकड़ेंगे, तो डायरेक्टर ही लायबल होंगे। दूसरा, कॉर्पोरेट एंटिटी यूज टू अवॉइड द टैक्स की चोरी करने के लिए अगर हमने 2-3 कंपनियां खोली है तो उस केस में भी हम सेम मानेंगे। अवॉइड का मतलब चोरी करना टैक्स की। कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी एज ए देयर सब्सिडरी टू एनेक्ट एजेंट, मान लिया 2 कंपनी है और वहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लाई हो, जैसे और एक्ट हैं, लेबर एक्ट के अंदर एक बोनस एक्ट है कि मिनिमम बोनस तो देना ही देना पड़ेगा, उसमें 10% कुछ इस तरह की शर्तें हैं। तो उसमें कंडीशन ये है कि जहाँ पर 10 या फिर 20 मेंबर काम कर रहे हैं तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, 10 मेंबर 20 मेंबर पे। तो जैसे कल फैक्ट्री एक्ट के अंदर था 10 और 20, ऐसे इसमें भी प्रोसेस है। तो इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी कंपनियां बना के 10 मेंबर किए ही नहीं, अलग अलग ब्रांच ही बना दी एजेंट के रूप में। तो इस केस में भी वो मेंबर काउंट करे जाएंगे और उस कंपनी को एक माना जाएगा। अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ये पॉइंट इसी का है सेम, कि वो अपने किस से बचने के लिए, बोनस पेमेंट से बचने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसी फ्रॉड कर रहे हैं। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल इम्प्रॉपर पर्पज, मतलब वो कंपनी ही फ्रॉड के लिए बनाई है तो वहां भी इसको लिफ्टिंग किया जाएगा। अब क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर दिस एक्ट, मतलब कितने प्रकार की कंपनियां, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, कोई तो ऐसे ही बना ले, कोई इसके अंदर रजिस्टर्ड कराए, ऐसे बना ले, उसको तो कंपनी हम काउंट नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहला रजिस्टर्ड कंपनी, स्टेटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। फिर लाइबिलिटी के बेस पे, रजिस्टर्ड का मतलब अंडर दिस एक्ट रजिस्टर्ड। पहला है लिमिटेड बाय शेयर, लाइबिलिटी के हिसाब से, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड यानी लाइबिलिटी के बेस। बाय शेयर का मैंने अभी बताया था कि जहां तक उसने पेमेंट जितने के शेयर लिए वहां तक उसकी लाइबिलिटी है। गारंटी, अब जैसे मैंने 1 लाख के शेयर लिए, 1 लाख के शेयर लिए और इस 1 लाख में मैंने कहा कि जब कंपनी डूबेगी तो मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा, यहाँ तक मेरी गारंटी है, तो उसको बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर प्लस गारंटी। या फिर उस कोई ऐसी कंपनी जिसमें शेयर है ही नहीं तो सभी मेंबर क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं। और अनलिमिटेड का कंपनी, इसमें कोई इस प्रकार की कोई कंपनी अभी इंडिया में है नहीं तो ये हमारा कोई औचित्य नहीं पड़ता। ये शेयर के बेस पे हो सकती है या फिर उसके बेस पे हो, लेकिन सारी क्या है, लाइबिलिटी किसकी होगी, मेंबर की होगी। क्या होगी,
अगर लॉस हो गया तो उसके घर की संपत्ति भी बेच दी जाएगी। कैपिटल के बेस पे प्राइवेट और पब्लिक, और गारंटी के बेस पे भी विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल, यानी गारंटी प्लस कैपिटल, गारंटी प्लस कैपिटल, गारंटी विदाउट कैपिटल। ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, तो हमें इतना डीपली जाना नहीं है इसके अंदर, तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। लिमिटेड बाई शेयर, वही बताया था जहाँ तक शेयर है। लिमिटेड बाई गारंटी, ये भी वही है कि जहाँ तक जितने तक गारंटी ली है। अनलिमिटेड, यही बताया था। अनलिमिटेड का देखो इसने बताया, नो लिमिट ऑफ मेंबर ऑफ लाइबिलिटी, अनलिमिटेड होगी, उसकी घर की एसेट्स भी बेच दी जाएंगे। लाइबिलिटी सीज टू बी मेंबर एंड लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंटिल द टाइम ऑफ कंपनी वाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी तो मेंबर कैन कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी ओनली टू द वाइंडिंग अप लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द कंपनी अमाउंट लाइबिलिटी डेट। जितना उसको खर्चा देना है या जितना उसका लोन है वो सारा चुकाना पड़ेगा उसके पर्सनल एसेट्स बेच के भी। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी का ये बहुत आता है एग्जाम में। वन पर्सन का मतलब ये होता है एक ही बंदा, उसमें डायरेक्टर होगा यानी वन पर्सन मेंबर होगा। ठीक है, मिनिमम का कोई वो नहीं है, और उसमें एक नॉमिनी होगा, ही शैल बी नॉमिनी ऑफ सोल ओपीसी, और ये दोनों नेचुरल पर्सन होने चाहिए। जैसे मान लिया किसी कंपनी को नॉमिनी बनाए, वो नहीं चलेगा। रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिया में रहते हो। देखिए, नेचुरल पर्सन हु इज सिटीजन इन रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब क्या, भारत का वासी, भारत में रह रहा हो, कम से कम 180 दिन से, ठीक है, 180 दिन, 182 दिन से ज़्यादा भारत में रहा हो। ओके, ये ओबीसी की कंडीशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वन पर्सन, प्राइवेट इन नेचर, प्राइवेट ही बनेगी वन पर्सन कंपनी। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटलाइजेशन, मतलब ये एक ऑप्शन दिया कि भी एक बंदा भी अपना कारोबार करना चाहता है तो कर सकता है कि रजिस्टर करा के। ठीक है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाई थ्रू एग्जम्पशन, उसको बहुत सारी छूट दे रखी है इसमें। लीगल सेपरेट एंटिटी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जहाँ तक पैसा लगाएगा वहाँ तक लाइबिलिटी लिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी, ये भी बहुत आता है भाई एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन आते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, एक कंपनी, ये रहा प्राइवेट सिग्निफिकेंट पॉइंट, नो मिनिमम कैपिटल, नो मिनिमम कैपिटल। अब देखो, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर में भी प्रेस्क्राइब बाय विच आर्टिकल, ये लॉ की लैंग्वेज है। रिस्ट्रिक्शन कर रखा है ट्रांसफर ऑफ शेयर, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर 200। तो ये लॉ की लैंग्वेज है। तो सिंपल करके यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल कितनी भी हो, जितनी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी है प्रेस्क्राइब कर रखी हो मिनिमम पे। फिर 2 मेंबर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 होने चाहिए, जो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इनमें ये क्वेश्चन आता बहुत कि इसमें एम्प्लॉयर शामिल नहीं, जो एम्प्लॉय उसमें काम करने वाले वर्कर शामिल नहीं होंगे, तो शेयर ये इशू नहीं कर सकते, पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते, स्मॉल कंपनी हो सकती है। स्मॉल कंपनी के आगे डेफिनेशन है, देखो ये स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं कि एक गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो कईयों को टैक्स के अंदर छूट दे रखी है, अकाउंटिंग के अंदर छूट दे रखी है, जो छोटी छोटी कंपनियां उनको डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो इसके अंदर क्या आएगा कि स्मॉल कंपनी क्या है कि वो छोटी कंपनी, छोटी कौन सी छोटी कंपनी, पहले थी 50 लाख की लिमिट, तो अब वो अमेंड होके हो गई है, अब वो अमेंड होके हो गई है आपकी 1 करोड़। कितनी, 1 करोड़। और ये देखिए पहले 50 लाख की थी, अब हो गई है 1 करोड़। तो आपके लिए रेलिवेंट क्या है, 1 करोड़। और टर्नओवर 2 करोड़, तो अब हो गया 4 करोड़, यानी ये डबल हो गई है लिमिट। तो ये प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती,
यानी स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, जैसे हॉस्पिटल है और स्कूल हैं, तो इन सब के लिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस टेक्नोलॉजी के IIT हैं, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये सारे क्या हैं? सेक्शन 8 के अंदर कवर है। अब देखो इसमें कह रहा है कि 5 लाख नॉट एक्सीड 50 लाख, तो यहाँ 1 करोड़ हायर एज में प्रेस्क्राइब विच सेल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीज। ओके, टर्नओवर ये कह रहा है 5 करोड़ तो ऊपर चल जाए तो वो वैसे ही नहीं रहेगी। 2 करोड़ का है तो ये 4 करोड़ का हो गया, और 200 करोड़ तक टर्नओवर चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 4 हो गई। 1 करोड़ से 5 करोड़ तक होगी तो भी स्मॉल माना जाएगा, क्या? कैपिटल। और 4 करोड़ टर्नओवर से 200 करोड़ टर्नओवर हो सकता है तो भी क्या माना जाएगा? स्मॉल कंपनी। ओके, तो स्मॉल कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी भी नहीं शामिल होंगी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं? नहीं। अब पब्लिक का मतलब क्या है? वही है, देखो ये मेन पॉइंट है, वो एक प्राइवेट कंपनी ना हो, नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ये डेफिनेशन ले रखी है हमने यहाँ से, नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट नहीं होगी वो पब्लिक होगी। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, वही है, मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक डिम टू बी पब्लिक कंपनी। मान लिया एक कंपनी है, दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 50% से ज़्यादा, तो एक होल्डिंग होगी, एक सब्सिडरी होगी। तो वो सब्सिडरी होल्डिंग, अगर मान लिया होल्डिंग कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी क्या है? प्राइवेट है, तो इसके शेयर खरीद रखे तो ये भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी। ओके, देखो ये रहे, मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। क्या नहीं कह सकते, मोर देन हाफ यानी 50% से ज़्यादा, 50.21 ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, फिर एसोसिएट कंपनी। अब स्टैट्यूट ऑफ प्राइवेट एंड सब्सिडरी ये नहीं आएगा। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है? जो ना तो सब्सिडरी है, मान लिया किसी के अंदर 40% शेयर है, लेकिन उस कंपनी की तो चलेगी ना, उसके अंदर उसका इंटरफेरेंस है, तो उसको बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। ए कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच दैट अदर कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मैंने कहा ना उसके अंदर उसका प्रभाव है, बट नॉट ए सब्सिडरी, यानी 50% से ऊपर हो जाएगा तो सब्सिडरी हो जाएगा। हैविंग द ज्वाइंट वेंचर कंपनी, और उसके साथ वो काम करेगी, यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? एटलीस्ट 20% उसका टोटल शेयर कैपिटल होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे मान लिया ए कंपनी है और ये है बी, इसका 20% 30% शेयर है, तो ये इसके डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कम से कम 20%, अगर इसका मान लिया ये 15% होता तो ये कानून कहता है कि आपका कोई प्रभाव नहीं है इसमें। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और 50% से कम, क्योंकि 50 पे जाते ही तो वो क्या हो जाएगी? सब्सिडरी हो जाए, तो ये कह रहा है नॉट ए सब्सिडरी, तो उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट मतलब हाथ से जुड़ी हुई, ना तो दूर है ना पूरा कवर है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का मतलब क्या है? किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट कराई गई होगी, ये आ गया। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। अनलिस्टेड जो बाकी जो कंपनियां इसमें कोई भी सिक्योर, क्या इसके अंदर देखो क्या लिस्ट कराया हुआ हो? सिक्योरिटी लिस्टेड, क्या? शेयर, डिवेंचर एक्सेट्रा,
यानी उसकी सिक्योरिटी उसमें लिस्टेड कराई गई हो, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। ओके। गवर्नमेंट कंपनी, अब देखो वहाँ तो ये सब्सिडरी और वो था, यहाँ पे गवर्नमेंट में क्या है, नॉट लेस देन 51, यानी कम से कम 55, कम से कम 51% गवर्नमेंट के पास हो किसी कंपनी का शेयर, तो उसको बोलेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे प्लस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, चाहे अकेले इसका हो, चाहे अकेले इसका हो, या प्लस दोनों का हो, इनका टोटल मिला के क्या है 51% होगा तो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी एटलीस्ट 50, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट प्लस दोनों, पार्शियली बाई सेंटर और पार्शियली बाई स्टेट। फॉरेन कंपनी का मतलब है बाहर, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट का मतलब बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका बिजनेस इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, चाहे फिजिकल मोड में हो, चाहे एजेंट के थ्रू हो, यानी किसी के भी थ्रू हो, इनके कंडक्ट एनी एक्टिविटी इन, या उसके भी आप पे कोई और काम कर रहा हो। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है नॉट पर्पज ऑफ प्रॉफिट अर्न, यानी प्रॉपर चैरिटेबल पर्पज होना चाहिए, जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सपोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, इनका प्रमोशन ऑफ इन्वायरमेंट, इनको प्रमोट करता हो। सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे उसी एक्टिविटी में लगा दे, प्रमोशन ऑफ द इट्स ऑब्जेक्ट। जैसे मान लिया कोई स्कूल है, उस स्कूल में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना कह के हम बोल देंगे सरप्लस, उस सरप्लस को क्या करो, उसी और स्कूल खोल लो या और सुविधा दे दो, उसी में लगाना है। ठीक है। प्रोहिबिलिटी टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम उसमें से कोई लाभ नहीं बांट सकते। एग्जाम्पल क्या है, FSSAI, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया, CII, ये सारे क्या सेक्शन 8 कंपनियां हैं। सेक्शन 8 कंपनी खोलने से पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसको बताना पड़ेगा भाई हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड टू रजिस्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी विदाउट वर्ड लिमिटेड। अब देखो उसमें क्या है, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाएंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे। तो इसके अंदर सेक्शन 8 के अंदर क्या है, हम लाइसेंस अगर इशू कर दिया तो इसमें ना तो प्राइवेट लगेगा ना कुछ और लगेगा, इसमें एसोसिएशन इस तरह के वर्ड लगेंगे। देखो यहाँ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, तो इस तरह से हम सेक्शन 8 कंपनी। अब देखो इसका फॉर्मेशन इतना खास नहीं है। हाँ ये आ सकता है डोरमेट कंपनी, जो कंपनी हमने ओपन की है, जो कंपनी हमने ओपन की है उस कंपनी को क्या करते हैं कि हम उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ना करें, उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ना करें, यानी कोई लेना देना या कोई व्यापार शुरू ना करें, और गवर्नमेंट को कह दे कि अभी हमारे पास रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स वो करेंगे, तो वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि आप इसको डोरमेट मतलब सुला दो, सोई हुई कंपनी बोल दो, तो इसको बोलते हैं डोरमेंट। नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, उसके अपने छोटे मोटे खर्चे, भाई रुखाड़ी का, रजिस्ट्रार की फीस, भाई एनुअल अकाउंटिंग तो होगी ही नहीं इसके अंदर, तो रिटर्न वगैरह ना भरनी पड़े, तो इस तरह के खर्चे वो तो अलाउड है। कब तक उसको क्या कर दे, टू मेक इनएक्टिव कंपनी बना दे, एप्लीकेशन देके, किसको, रजिस्ट्रार। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, डोरमेट कंपनी। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनी 2 साल से डोरमेंट है, मतलब कोई काम नहीं कर रही, यानी एक्टिव नहीं है, तो उस जैसे रिटर्न फाइल ना करे या कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ना करे, तो उसको बोलेंगे हम इनएक्टिव कंपनी।
मीन्स विच इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन एंड नॉट मेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, नॉट फाइल, देखिए आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी अकाउंट रिटर्न भरनी पड़ती है ना और अकाउंट सबमिट करानी पड़ती है, तो वो ना करे, एनुअल रिटर्न, ये आ गया ड्यूरिंग दी लास्ट 2 ईयर, तो उसको बोलेंगे इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है। अब देखो डोरमेट और इनएक्टिव में क्या है। पहला, डोरमेट कंपनी को इनएक्टिव बनाओ एप्लीकेशन देके कि भाई हम काम नहीं करें, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, और जो 2 साल तक काम ही नहीं करी तो उस इनएक्टिव भी बोलेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन इनको छोड़ के, रजिस्ट्रार की फीस, रेमुनरेशन किसी कानून के तहत, अलॉटमेंट ऑफ शेयर फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आएगा निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट होता है कि अपने मेंबर, एक देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन्होंने सब ने ग्रुप बनाया और पैसा इकट्ठा किया कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे और एक कंपनी बना लेते हैं, कभी तुम यूज कर लेना, कभी तुम यूज कर लो, अपने पर्पज के लिए, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया और उसको कंपनी का रूप दिया, तो उसको बोलेंगे निधि कंपनी। जैसे ये किसके लिए आई थी, जैसे आजकल जो फाइनेंस का काम करती है ना, छोटा मोटा फाइनेंस का, भाई वो दुकानों पे जा के 100-200 रेडियो वाले होते हैं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यही है। वो ना तो बैंकिंग का काम करते ना ही वो निधि में काम करते हैं। 10 रुपये का शेयर वो खरीद लिया, मेंबर बना लिए, फिर अगले को ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे ट्रांसफ़र करते 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 अपने मेंबर को वो बनाते हैं। पहला, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थेफ्ट, कॉस्ट कटिंग, थ्रेफ्ट, यानी खेतों में जो काम करते हैं या फिर मान लिया कोई भी कॉस्ट कटिंग, अपना समूह बना के काम करना, सेविंग, अपनी सेविंग को मेंबरों का एक बार उसने यूज किया, एक बार उसने, जैसे कमेटी होती है ना, कमेटी की तरह होता है। रिसीविंग डिपॉजिट, पैसा स्वीकार करना, उस पैसे को देना अपने मेंबर को, देख लो मेंबर ओनली लिख रखा है, बाहर वाले को नहीं दे सकते। फॉर देयर में म्यूचुअल बेनिफिट, अपने ही प्रॉफिट के लिए। फिर अगला पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला तो पब्लिक के लिए फाइनेंस जो करता है, मतलब जैसे रोड वगैरह है, पोर्ट वगैरह है, तो हम लोगों के लिए, हित के लिए जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं वो कंपनियां, जैसे LIC है, ये सबसे बड़ी कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पब्लिक फाइनेंस कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो रोड वगैरह बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है वो। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, PFC हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन के साथ अगर किसी और कंपनी को गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे, वो भी PFI बोला जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या है PFI की, इस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूट बाय द अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट, किसी एक्ट के तहत। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी बनानी है, PFI खोलना है, जैसे एग्रीकल्चर का हरियाणा गवर्नमेंट ने अलग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, PM इंश्योरेंस, तो उनके अलग से HRD, हिरडा, तो ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो उसके पास क्या, एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की, एक की भी हो सकती है या दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए, वही गवर्नमेंट कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है सी। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो फॉर्मेशन का मतलब पहले पब्लिक बनाएंगे तो 7 मेंबर, और प्राइवेट के लिए 2, OPC के लिए 1, ये तो मेंबर चाहिए हमें। फिर उसमें फाइलिंग फार्म क्या क्या देंगे, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या देंगे, MOA का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें बताएंगे कि हम कंपनी की क्या क्या पावर है, क्या क्या काम कर सकती है। और MOA का मतलब होता है, इसमें देंगे हम कंपनी किस तरह से काम करेगी, रूल रेगुलेशन,
और एक INC 9 का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म ये देंगे, इसमें देंगे कि सारे शेयर होल्डर ने राजी हैं कि कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। ओके, तो इसमें कोई मेन वो नहीं है, आप इसके अंदर देखिए ये वाला पॉइंट, जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे कंपनी, मान लिया कंपनी का नंबर आ गया, ये होता है सिन नंबर का, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन की फुल फॉर्म आ सकती है सिन नंबर, और इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा एक, ठीक है, उसमें ये लिखा होगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ आएंगे, MOA और ये सारे सारे कहाँ रखने पड़ेंगे, RO बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड ऑफिस पे उनकी कॉपी रखनी पड़ेगी। अब देखो ये चीज़ें तो हमें पता चल गया कि क्या क्या रखना पड़ेगा। अब क्या है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। एक साइट होती है, गवर्नमेंट की साइट है, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। इसका सारा काम कंपनी सेक्रेटरी संभालते हैं, CS। तो वहाँ जाके हमने एक फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका नाम है स्पाइस, यानी सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पाइस की फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हम वहाँ जाके भरेंगे, कहाँ, ये रहा MCA की साइड पे। तो इजी कर रखा है, वहाँ पे फॉर्म भरो, अपना नाम बुक करो। इसके दो पार्ट हैं, A और B। A में आता है नेम, क्या आता है, नेम, कि हमें वो नाम मिलेगा या नहीं। जैसे हम रिलायंस का करें तो रिलायंस दिखा देगा, यानी उसमें दो कंडीशन चेक करनी होती कम से कम, एक तो नेम किसी से मिलता जुलता ना हो, दूसरा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। और बी पार्ट में क्या हम बनाते हैं, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो हमने ऊपर किया था ना डॉक्यूमेंट, ये वाले, ये पार्ट सारा बी है। बी पार्ट में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ये आपका इतना डीपली नहीं आएगा तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। शेयर, हाँ ये आ सकता है शेयर। शेयर क्या होता है, शेयर होता है छोटे छोटे कैपिटल के हिस्से, टुकड़े, मीन से शेयर, शेयर कैपिटल का हिस्सा, इंक्लूडिंग स्टॉक, तो वो उसमें शामिल होगा। तो ये क्या है, इसके नेचर देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या है, एक दूसरे को हम दे सकते, खरीद बेच सकते, इसको मूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफरेबल कहा गया। शेयर शैल बी नंबर, हर एक शेयर पर नंबर होंगे। अब फिजिकली तो शेयर होते ही नहीं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, जो कि CDS और NSDL पे रजिस्टर होते हैं। देखो ये शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रीफरेंस। इक्विटी का मतलब ये रियल ओनर होते, प्रीफरेंस का मतलब क्या है, इनको अधिकार पहले होते हैं, प्रॉफिट भी इनको पहले मिलेगा, अगर जब बंद होगी कंपनी तो भी इनको पैसा पहले मिलेगा, लेकिन इनको कोई राइट नहीं है कि किसी में मैनेजमेंट में भाग लें, किसी कंपनी की वोटिंग पावर करें। तो ये कह रहा है वोटिंग पावर और डिफरेंशियल वोटिंग पावर, यह है शेयर का। इक्विटी के अंदर ये दोनों हैं, वोटिंग राइट भी और डिफरेंशियल। तो इसको राइट नहीं है किसका, इसको सिर्फ दो ही राइट है कि प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, मतलब पहले मिलेगा, फिक्स पहले मिलेगा, और बंद होगी तो पैसा पहले मिलेगा। तो ये रियल ओनर होते हैं। और प्रीफरेंस शेयर का और बता दूं मैं आपको कि हम 20 साल तक
के प्रीफरेंस इशू कर सकते हैं। सेक्शन 25 में, सेक्शन 55 इसको कवर करता है। 55 कहता है कि 20 साल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल, लेकिन 20 साल के बाद अगले 10 साल में कुछ पोर्शन वहाँ से हम प्रीफरेंस का रिडम्पशन शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट हमने यही कवर कर लिया। तो इसमें भी वही है, इक्विटी वो है जो प्रीफरेंस नहीं है। प्रीफरेंस की इसने डेफिनेशन, पेमेंट और डिविडेंड वो क्या मिलेगा, फिक्स रेट से मिलेगा, आइदर फ्री और इनकम टैक्स फ्री, जो भी है। देखो ये है इनका प्रीफरेंशियल राइट कि इनको क्या मिलेगा, जो फिक्स रेट से डिविडेंड है वो पहले मिलेगा। और रीपेमेंट का मतलब पैसा वापस मिलना, वो पैसा भी इनको पहले मिलेगा, किससे, इक्विटी से। ओके। अब एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये पहले मैंने बताया था, ये होती है पावर, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। तो इसमें टेबल दी हुई है 5 ABCD ऐसे, जो अकेले शेयर के बल पे है उसको टेबल A1 बनानी है। यानी हम पार्ट भी कवर करेंगे ना स्पाइस का, तो उसमें पूछेगा कि कौन सी टेबल आप यूज करोगे, यानी किस प्रकार की कंपनी है, तो वो वैसी ही टेबल उठा लेगा। ठीक है, जैसे ये है लिमिटेड बाई शेयर, तो ज़्यादातर यही बनती है। गारंटी वाली भी कुछ एक कंपनी बनती है, लेकिन लिमिटेड बाई शेयर पे ही ज़्यादा काम होता है। तो ये अगर लिमिटेड प्लस शेयर है तो ये C, D का मतलब अनलिमिटेड, और E का मतलब एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी शेयर, चाहे शेयर हो चाहे क्या हो वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या है, 5 चीज़ें लिखी होंगी एमओए में कि उस कंपनी का नाम क्या है, उसको बोलेंगे नेम क्लोज। ठीक है, उसका रजिस्टर्ड कहाँ किस स्टेट में होगा उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। तो यहाँ पर स्टेट का नाम होगा, ना कि किसी सिटी वगैरह इसका नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें बताएंगे, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्लोज। तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, कितने शेयर कैपिटल है या गारंटी कितने की दी हुई है, तो उसको बोलेंगे लाइबिलिटी क्लोज। यानी 5 हो गए, कौन कौन से, नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, 5 हो गए। अब देखो अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये है कंपनी, ये है इसका वेल, वेल का मतलब पावर, यहां तक इसकी पावर है, और काम हम यहाँ पे कर रहे हैं जाके, इसकी पावर ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा, बियॉन्ड देयर पावर। इस कंपनी की पावर के बाहर अगर कोई काम करे, जैसे मान लिया मेरा सीमेंट का काम और मैं फाइनेंस का काम करूँ, तो वो उसके ऑब्जेक्ट में ही नहीं है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट में ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बियॉन्ड पावर काम कर रहा है, तो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होंगे, जो डायरेक्टर या मेंबर है, तो वो कंपनी की पावर में नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये केस हुआ था इस रेलवे कंपनी कैरिज और आयरन लिमिटेड वर्सेज रिचे, ये बहुत पॉपुलर केस है। इन्होंने क्या किया, फाइनेंस कर दिया था एक कंपनी का, और ये बनाते थे रेल के बोगी। ठीक है, तो उनका फाइनेंस का काम नहीं था, तो इसलिए वो पर्सनल लाइबल होंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब मैं पहले बताया था कि रूल रेगुलेशन क्या है, रूल रेगुलेशन, कंपनी कैसे काम करेगी, जो भी मैटर है वो सारे इसमें आ जाएंगे। कंटेंट इसमें बहुत सारे हैं, इसमें जो डालना चाहे डाल सकते हैं। अब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपने
ये मान लिया जाएगा कि आप जब भी कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रहे हो तो आप उसकी सारी पावर एमओए एओए पढ़ रखा आपने, सारे डॉक्यूमेंट देखिए, एक्सेप्ट द एनी डॉक्यूमेंट सेम गेट, ठीक है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो ये सारे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इनमें ये देखो, बाय कस्टम वेयर ए पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट नॉट ही इज परज्यूम एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसे क्या माना जाएगा कि उसने, अगर मान लिया कोई स्पेशल बात है, स्पेशल बात है, उसके लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो एमओए जो नॉर्मल हैं, एमओए ओए, तो उसको उसने ये मान लिया जाएगा कि वो उसके बारे में उसको पता, ठीक है। देखो यहाँ क्या क्या, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी स्पेशल बात को छोड़ के बाकी को क्या मान लिया जाएगा कि वो उसके बारे में पता है कि कंपनी क्या फाइनेंस का काम कर सकती है नहीं, जैसे रेलवे का तो नाम से ही लग रहा है कि वो रेलवे के काम कर रहा है, और फाइनेंस का कैसे, तो इस तरह से, ओके। तो इस तरह से हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ समरी आ गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, ओके। अब देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर, कंपनी एक्ट मैक्सिमम कितने, 200। डॉक्यूमेंट रेगुलेट द मैनेजमेंट इंटरनल अफेयर ऑफ कंपनी आर। अब डॉक्यूमेंट रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर, इंटरनल का मतलब क्या है, आर्टिकल, रूल रेगुलेशन तो वही है, ओके। अंडर द कंपनी एक्ट 2030 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वही आएगा ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एग्रीमेंट, वही कम से कम 20%। ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो वो भी कंपनी क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट, इसमें से कौन सी चीज़ है जो एमओए की नहीं है, नॉट कंटेंट ऑफ एमओए, तो क्लोज थे, नेम क्लोज भी है, रजिस्टर क्लोज भी, ऑब्जेक्ट भी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लोज होता ही नहीं। एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस ए कंपनी व्हेन इट्स बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी ऑफ डायरेक्टर। देखो ये घुमाने के लिए हमने क्या कहा, किसके, बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। देखिए यहाँ भी आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल भी नहीं आएगा, कंपनी आएगा, 6 का ए, ठीक है। तर्कंड रूल रिलेट टू डॉक्ट्रिन ऑफ तर्कंड रूल किससे है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने हो प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम बताइए। और पब्लिक कंपनी में पहला प्राइवेट का बताना फिर पब्लिक का। अब देखो इसने क्या कर रखा, 3, 7, 2, 7, 2, 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2, 7 बस। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाने हैं। हमने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखो 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो हमने यहाँ कर लिए, और जितने भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं ये सारे हमारे पॉइंट एग्जाम में आने के चांस हैं, तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ताकि हमारा भी बना रहे, हौसला बना रहे
क्योंकि मैं अपने टाइम में से अपने CA/CS के बच्चों का टाइम आपको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज हम यह क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम क्या करेंगे, एक टॉपिक लेबर लॉ का, एक कॉमर्शियल लॉ का, या फिर कोई अदर टॉपिक उठाएंगे। अभी तक क्या है कि हमारा इतना वो नहीं हुआ, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे टैक्स का है वो सारा बोर्ड बेस का वर्क है वो शुरू करेंगे, अकाउंटिंग का है वो बोर्ड बेस है। अगर ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे लेके आएंगे रूटीन में। टाइम कम है, लेकिन आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा ही आगे हम करेंगे। तो हम पूरी क्लास भी डालेंगे, 2 3 4 जो भी है हर सब्जेक्ट की। और हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। जो भी मटेरियल है, लॉ का चाहिए, वही अकाउंट का चाहिए, या फिर टैक्स का चाहिए, जितना भी मटेरियल। और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है हमारे पास 200 के 20 क्वेश्चन सेट है, यानी 20,000 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास हैं, मैथ, इंग्लिश, अकाउंट्स और लॉ और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिसको भी चाहिए मटेरियल चाहिए तो हमसे कमेंट के अंदर वो आप अपना कमेंट दे दीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे और उसको बता देंगे कहाँ मिलेगा और कैसे वो हमसे पहुंच सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।